अध्यक्ष महोदय, सदन में काफी चर्चा हुई बजट पे, और जैसे सदन में चर्चा हुई वैसे ही देश भर में भी चर्चा हुई। कई जगह से निकल के आ रहा है कि भाई तमाम कोशिशों के बावजूद, भ्रष्टाचारियों की तमाम कोशिशों के बावजूद केजरीवाल सरकार ने कमाल कर दिया। तमाम जगह ये कहा जा रहा है कि पिछले 4 महीने में, और हम सब कह रहे हैं, हमारे तमाम दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि वो परेशान करते रहे और हम 4 महीने लगातार काम करते रहे। ये बजट उस 4 महीने की मेहनत का नतीजा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी हमारे सत्येंद्र भाई कह रहे थे, मंत्री जी, कि कई लोग उनसे कह रहे थे कि ये बजट एक सपना है। मैं कहता हूं हाँ, ये सपना है और होना भी चाहिए। हमें कलाम साहब ने सपने देखना सिखाया है, सही सपने देखना सिखाया है। कलाम साहब ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को हमारी नींद उड़ा देते हैं। और ये बजट हम दिल्ली के लोगों का ऐसा ही सपना है, और हम सरकार में बैठे हुए लोगों का, तमाम विधायकों का, हम सबका यही सपना है। इसकी वजह से, इस सपने की वजह से आज से नहीं, नींद वर्षों से उड़ी हुई है, जंतर मंतर से उड़ी हुई है, तब से बैठे थे इस सपने की वजह से। तो ये बिल्कुल सपना है। और पाश ने कहा था सपनों के लिए कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, ना होना तड़प का, मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो ये बजट एक तड़प है, हमारे सपनों की तड़प है, और उसी तड़प का नतीजा है कि पूरे देश में, विदेश में चर्चा हो रही है इसकी कि विकास की परिभाषा इस बजट ने बदल दी है। अभी तक विकास का मतलब होता था कि कितने खेत उजड़ गए, कितनी बस्तियां उजड़ गईं, वहां चमचमाता हुआ क्या बन गया। आज विकास का मतलब हुआ है, और विकासशील बजट का मतलब होता था कि कितने खेत उजाड़ने का इस कार्यक्रम में अगले 1 साल कार्यक्रम है, कितनी बस्तियां उजाड़ने का 1 साल में कार्यक्रम है, कितने बाजार, जो घरेलू बाजार हैं हमारे, उनको उजाड़ने का कितना कार्यक्रम है, कितनी मॉल्स, कितने बाजार बंद होकर मॉल्स में शिफ्ट हो जाएंगे, उसका कार्यक्रम है। ये बजट कह रहा है कि विकास का मतलब है स्कूल, विकास का मतलब है अस्पताल, विकास का मतलब है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, विकास का मतलब है प्रदूषण मुक्त दिल्ली, विकास का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, विकास का मतलब है किसानों की जमीन के 7 गुने रेट। तो बजट कह रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं ये बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, बहुत गंभीर जिम्मेदारी थी, और अपने विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ मिलके दिल्ली सरकार के तमाम विभागों से चर्चा हुई। हर एक विभाग की डिमांड्स थी। हर विभाग आता था कि साहब हमारा इतना था, इतना कर दीजिए, इतना था, इतना कर दीजिए। जब हम जनता के बीच में गए तो जनता के बीच से और मांगे आती थी कि साहब यहाँ ये, यहाँ वो, वहाँ वो। मुझे लगा बजट बनाना बड़ा कठिन काम है। मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मुझे सरकार के रूप में बजट बनाने की कोई बहुत बड़ी समझ भी नहीं। मैं पत्रकार के रूप में भी बजट को कभी ऐसे कवर नहीं किया। मुझे लगता था बहुत चुनौती भरा काम है। और अपने वित्त सचिव और तमाम जो दोस्त हैं उनको देखता था तो मुझे लगता था इनको इतनी सारी बजट की नॉलेज है, इनको अर्थशास्त्र की इतनी सारी नॉलेज है। मुझे अपनी नॉलेज हमेशा छोटी लगती थी। फिर मैं जनता के बीच गया, इन सब के साथ बैठता था, दिल्ली सरकार के अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठा, तो मैंने नोट्स बनाए, और रोजाना नोट्स को मैं रात को घर पे जाके एक बार देखता था, आज क्या नोट्स बने, आज क्या नोट्स बने, आज क्या नोट्स में आया। और एक बार आंख बंद करके सोचता था कि ये मैं अपने घर का ही तो बजट बना रहा हूं। मुझे हमेशा ये एहसास हुआ रात को सोचते हुए, और आखिर में जब बजट को अंतिम रूप दे रहे थे तब भी सोचते हुए, कि ये तो ऐसा ही है जैसे मेरे घर का बजट बन रहा हो। एक तरफ बच्चे हैं जिनके सपने हैं, जिनकी पढ़ाई के सपने हैं, जिनको लेके मेरे कुछ सपने हैं, उनकी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करनी है।
एक तरफ बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी बीमारी में अस्पताल की व्यवस्था करनी है, इलाज की व्यवस्था करनी है। एक तरफ घर है जिसका रंग रोगन थोड़ा फीका पड़ गया है, हो सकता है पंखे कुछ घिस गए हों, हो सकता है चौखट थोड़ी घिस गई हो, उसकी व्यवस्था करनी है। कुछ सपने हैं, कुछ घूमने की इच्छाएं हैं, कुछ देखने की इच्छाएं हैं, कुछ नई चीज़ें बाजार में आई हैं, उनको घर में लाने की इच्छाएं हैं। मुझे लगा ये सब घर के हिसाब से फैसला ले रहा है। बहुत दुख होता, मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि कैसे करूं। हर अधिकारी आके, हर जनता का हर व्यक्ति आके, प्रतिनिधि आके, हर विधायक आके मुझे अपनी बातें ऐसे बता के जाता था, मुझे लगा यार इसकी बात नहीं सुनी तो अन्याय हो जाएगा, दिल से लगता था। फिर मुझे लगा यही तो बात घर में भी होती है। तो सोचा चलो ठीक है, जैसे घर में फैसला लेते हैं वैसे ही फैसला लेते हैं। और हर हिंदुस्तानी आज की तारीख में, मैं झुग्गी झुग्गी जाता था, बस्ती बस्ती जाता था चुनाव प्रचार के दौरान भी और ऐसे भी, वहां भी देखता था कि आदमी झुग्गी में रह लेगा, आदमी खुद टूटी हुई साइकिल पे चला जाएगा 20 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर अपनी फैक्ट्री, लेकिन अपने बच्चे को सुबह 7 बजे जब मैं चुनाव प्रचार के दौरान जाता था तो देखता था एक अच्छे स्कूल में लेके जा रहा होता था। मुझे लगा यही चाहिए इसको। सबसे पहले हमने तय किया कि शिक्षा पे पैसा खर्च किया, क्योंकि वो बच्चा पढ़ गया तो फिर उसको झुग्गी से भी निकालेगा और अपने पिता के लिए बढ़िया कार भी खरीद के ले आएगा। और वो बच्चा अगर नहीं पढ़ा तो उसकी अगली पीढ़ी भी उन्हीं झुग्गियों में गुजरेगी और वो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो भी उन्हीं झुग्गियों में पढ़ेगा। इसलिए ये तय किया गया पहले शिक्षा पे खर्च हो, स्वास्थ्य पे खर्च हो, पर्यावरण पे खर्च हो, ट्रांसपोर्ट पे खर्च हो, अध्यापकों पे खर्च हो, सीसीटीवी शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, उन पे खर्च हो, किसानों की जमीन के लिए खर्च हो। और ये बजट बनाते बनाते जितने लोगों से चर्चा हुई तो बहुत हौसला बढ़ता था बार बार, क्योंकि बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी सलाह भी देते थे। कहते थे भाई एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल सी भीगी हुई बाती तो है। आज ये बजट अंतिम चर्चा के अंतिम सोपान पे मैं खड़ा होके कह सकता हूं कि हम एक चिंगारी ढूंढ के लाए हैं, हम कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं। तेल से भीगी हुई बाती है, अभी तो और तेल डालेंगे और मेहनत करेंगे और पसीना जलाएंगे, इस दिए को तेल से भी भरेंगे और इसको रोशनी भी करेंगे। मैं उन तमाम लोगों का, अपने तमाम साथियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बजट की सराहना की। अपने तमाम साथियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बजट को बहुत क्रिटिकल नज़रिए से देख के चीज़ों को मेरे सामने रखा। जब विजेंद्र जी ने कहा, अपने साथी हैं विधानसभा में, उन्होंने कहा कि नगर निगम के मामले में मैंने बहुत बड़ा गुमराह करने का बयान दिया है, तो एक बार को तो मुझे भी लगा कि यार कहाँ गड़बड़ हो गई। मैंने भी पन्ने पलटे फिर मुझे लगा अरे विजेंद्र जी तो 22 नंबर चैप्टर को, 22 नंबर पॉइंट को पढ़ के बोल रहे हैं। मैंने, विजेंद्र जी ने जो बात कही मैंने 23 नंबर में पहले से कह रखी है, वो मेरी बजट स्पीच का भी हिस्सा थी, बजट के दस्तावेज का भी हिस्सा है। फिर मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा, अपने साथियों ने कहा भाई, और बाहर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि रेवेन्यू फिगर बहुत इन्फ्लेटेड है, पैसा आएगा कहां से, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। मुझे लगता है विजेंद्र जी का डर ठीक है, क्योंकि जब उनकी पार्टी की सरकार थी पिछले 1 साल दिल्ली में, दिल्ली के लोग तो उतनी मेहनत कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोगों ने मेहनत कम की हो, दिल्ली के लोगों ने टैक्स भी जब मेहनत की है तो ऐसा नहीं है कि अचानक सबने टैक्स देना बंद कर दिया था। लेकिन जब पिछले साल उनकी पार्टी की सरकार थी तो उनकी पार्टी की सरकार कुल मिला के उससे पिछले साल से 2.64 ही वैट बढ़ा पाई, 2.64% ही वैट बढ़ा पाई। तो उनका अनुभव ठीक है, उनका डर वाजिब है, पर उनका अनुभव इस चीज में नहीं है कि जब व्यापारियों को प्यार से गले लगाया जाता है और रेड राज बंद किया जाता है और ईमानदारी की सरकार चलाई जाती है और कमीशन खोरी बंद की जाती है और अधिकारियों को कहा जाता है कि जो काम 100 करोड़ में हो सकता था अब वो 80 करोड़ में करके दिखाओ। ये नहीं कहा जाता कि 100 करोड़ का काम 120 करोड़ का बजट बना के लाओ। जब ये कहा जाता है तो फिर ये काम होता है। इसीलिए हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे, प्रमाण है। अप्रैल और मई का जो अप्रैल और मई का जो कर संग्रह है, वैट का संग्रह है, वो अपने आप में डेटा बता रहा है। पहले 2 महीने का इस फाइनेंशियल ईयर का 37% बढ़ोतरी थी,
पिछले एक साल में 2.64% बढ़ोतरी थी जब केंद्र वाली सरकार बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में, और जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 2 महीनों में 37% की बढ़ोतरी है। उनका डरना वाजिब है और हमारा हौसला वाजिब है। हमारा सपना देखना भी वाजिब है और उनका डरना भी वाजिब है। उनका डरना उनके अनुभव से और हमारा सपना, हमारा हौसला हमारे अनुभव से। अध्यक्ष महोदय, हम उम्मीद में जीते हैं, वहम में नहीं जीते। वहम नहीं है हमको, हमें पूरा भरोसा है। एक टर्म होती है फिस्कल डेफिसिट। उसका मतलब होता है कि अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए आप कितना बोरो कर रहे हो। तो मैं सभी के सूचनार्थ बता दूं, मैंने उस दिन भी बताया था कि 41,500 करोड़ के बजट में केवल 1,038 करोड़ रुपए का लोन है केवल। और फिजिकल डेफिसिट की उसमें देखें तो जीएसडीपी की तुलना में, एक तो जो फिजिकल डेफिसिट की दर है वो पूरे देश में सारी स्टेट्स में लोएस्ट है दिल्ली का, और पूरे जीएसडीपी की तुलना में दिल्ली में 0.08% है। तो डेटा भी कह रहा है, उम्मीदें भी कह रही हैं, सपने भी कह रहे हैं, 2 महीने का अनुभव भी कह रहा है। इसलिए हम पूरे आश्वस्त हैं। हम जो कह रहे हैं, अब तक जो कहा था वो करके दिखाया, और अब जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। सवाल उठा, मैं संक्षेप में कुछ सवालों के जवाब दे दूं, फिर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को भी अपनी बात रखनी है। और कई साथियों ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं जो इस बजट को लेकर उठे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा दोहराना नहीं चाहूँगा। एंट्री फीस पर टैक्स का मसला उठा, उसको कई लोगों ने सदन में भी और सदन के बाहर भी और कहीं कुछ हद तक मीडिया में भी ये दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई कि डीजल वाहनों पर टैक्स लगा दिया गया है। दिल्ली में डीजल वाहनों की एंट्री पर टैक्स लगा दिया गया है। मैं उन तमाम लोगों से जो भ्रमित हैं इस चीज़ को लेके या भ्रमित कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ठीक से पढ़ लें। ये प्रपोजल है कि जो मालवाहक गाड़ियां दिल्ली से बाहर दिल्ली में आएंगी, उन पर ये कर लगाए, उन पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जा रहा है, और वो 100 रुपये से 1,500 रुपये तक का है, हाँ, पर एंट्री। तो मुझे एक ट्रांसपोर्टर ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि साहब, ये तो 100 रुपये से 1,500 रुपये तो छोड़ो, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है कम से कम रोजाना 3-4 हज़ार रुपये जो रिश्वत के देने पड़ते थे वो तो वैसे ही बच चुके हैं। पर नाके पे जो वसूली होती थी, वो जो रिश्वत के नंबर 2 के पैसे की वसूली होती थी, वो तो वैसे ही रुक गई। ये तो पहले, हम तो पहले ही प्रॉफिट में चल रहे थे। तो ये वसूली बंद होने का मैथमेटिक्स लोगों को समझ में आ रहा है, जनता को समझ में आ रहा है, और जनता इस दुष्प्रचार के बहकावे में नहीं आने वाली। डीटीएच में पिछले 15 साल से 2000 से 20 रुपए की पर कनेक्शन की फीस चली आ रही थी। अब आज की तारीख में एक केबल कंपनी 250 से 500 रुपये कम से कम वसूलती है एवरेज, ऊपर 600-800 रुपये तक के भी, इनके 1200 तक के भी पैकेज हैं, मैंने देखे। उसमें अगर वो 20 रुपये जनता के और एडजस्ट कर ले और वहाँ से कुछ पैसा आके स्कूल में लग जाए, पॉल्यूशन को ठीक करने में लग जाए, तो क्या दिक्कत है। और 15 साल से नहीं बढ़ा था, 15 साल से। और अगर 20 रुपये को देखें तो महीने में 67 पैसे रोजाना का आ रहा है। इतना कमा रहे हैं केबल कंपनी में, अगर 67 पैसे रोजाना के हिसाब से 20 रुपये महीने और सरकार को टैक्स दे देंगे, 20 रुपये की जगह 40 रुपये दे देंगे, तो कोई ऐसी भारी भरकम रकम नहीं है उस 250 से 600 रुपये के। उसमें बहुत सी बातें कही हैं कि भाई बहुत सी बातें तो इस बजट में वैसी हैं जो अरसे से कही जा रही थी। बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं जी। ये कुर्सियां भी वही हैं, ये विधानसभा भी वही है, लोगों की उम्मीदें भी वही हैं, बस लोगों की ज़रूरतें भी वही हैं। तो बातें तो लोगों की ज़रूरतों की हैं, वो ज़रूरतों की बातें हैं तो करी जाएंगी। ऐसा थोड़ी है कि उन ज़रूरतों की बातों को छोड़ देंगे, बिल्कुल करी जाएंगी, लेकिन इरादे बदल गए हैं,
नीयत बदल गई है। वर्षों से कहा जा रहा था वो अभी सत्येंद्र भाई ने नाम लिया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना के बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, चलाए नहीं गए, कई कई साल से पड़े हुए हैं, जंग लग गया उन बिल्डिंग्स को। पानी के प्लांट खत्म हो गए, बेचारे इंजीनियर रोते थे, साहब कब का प्लांट बनाया था। भावुक हो गए इंजीनियर उस दिन, जिस दिन हम 13 साल पुराने प्लांट का हम और मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने गए, वहां इंजीनियर की आंखों में आंसू आ गए। बोले जी आज सपना पूरा हुआ। एक इंजीनियर की मेहनत तब पूरा होती है जब वहां से पानी निकलने लगे। बिल्डिंग बना के खड़ी कर दो और उस पर जंग लग जाए, उससे इंजीनियर की मेहनत सफल नहीं होती। छह प्लॉट कब से, 6 प्लॉट कब से अभी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हर विषय। आप भी 1 साल थे सत्ता में, तब कर लिया होता। एक साल में एक तो करके दिखा दिया होता। अध्यक्ष महोदय, 6 प्लॉट कई साल से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के लिए लेके रखे हुए हैं। हर साल उन पे चर्चा होती रही। हमने कहा जी क्यों? बोले जी नियति नहीं थी, कोई पॉलिटिकल विल नहीं दिखती थी। हमने कहा चलो कसम खाते हैं अब 1 साल में बना के दिखाएंगे। 6 के 6 को बना के दिखाएंगे। बनाना काम शुरू, ये तो बजट में तो अब आ रहा है, उस पर काम होना शुरू हो गया। उसका पूरा मॉडल बनाया जा रहा है कि कैसे वो चलेगा, कैसे बनाएगा। अब जुमलों की सरकार नहीं है, काम की सरकार है, नियत की सरकार है। हम ये नहीं कहेंगे कि अगले साल वो तो जी एक जुमला भर था, वो तो फिसल गया था। नहीं जी, दिल से निकले हुई आवाज है, पूरा होगी। जनता की आवाज है, पूरा जरूर होगी। हम तो बनाएंगे और इसीलिए हमने उसमें बजट में रखा है। कभी उसके लिए बजट में चीजें नहीं रखी गई। मैंने सुबह भी कहा, फिर से कह रहा हूं क्योंकि अब बजट पे जवाब है, कि आईपी यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली केंद्र का सपना बहुत दिन पहले देखा गया था और मात्र 6 करोड़ रुपए उसकी जमीन के एवज में अभी तक डीडीओ को भुगतान किया गया। उसके अलावा उसको कोई भुगतान नहीं है। बार बार आता रहा। पिछले साल भी बजट में 285 करोड़ का उसमें प्रावधान किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि उसके बाद दिया 1 रुपया नहीं गया। आप उठा के देख लीजिए, आंकड़े गवाह हैं इस चीज के। यहां भाषण नहीं है, ये कोई चुनाव में वोट मांगने के लिए भाषण नहीं है जो कुछ भी कह दो और निकल के चलते बनो। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भाषण में जब बजट पेश किया गया था उसमें 285 करोड़ रुपए की बात कही गई थी, लेकिन आज आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि केंद्र सरकार से या उस बजट की राशि में से विश्वविद्यालय को अगर 1 रुपया भी दिया गया हो वहां ईस्ट दिल्ली में कॉम्प्लेक्स के नाम पे 0 पेमेंट हुआ है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो आज हम कह रहे हैं कि ये पैसा दिया जाएगा तो दिया जाएगा और उस पर काम शुरू किया जाएगा। सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं दिया जाएगा। फोटो खिंचाने का काम तो हो चुका। अब तो वहां बिल्डिंग बनाने के लिए, वहां परिसर शुरू करने के लिए और वहां पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए काम पे शुरू किया जाएगा। एजुकेशन लोन स्कीम पे भी बात हुई। एक साथी ने कहा साहब 30 करोड़ रुपया तो बड़ा कम है। मुझे लगता है विजेंद्र भाई थोड़ा सा समझ लेते स्कीम को। वो लोन स्कीम है कि लोन गारंटी स्कीम है? वो गारंटी स्कीम है। क्योंकि हुआ क्या, मैं आपको समझा देता हूं। मैंने उस दिन भी समझाया था। हुआ क्या कि दिल्ली में, अभी किसी साथी ने और जिक्र किया था, किसने, शायद गरीब बच्चे का, रिक्शे वाले का जिक्र किया था, राजेश भाई ने। गरीब का बच्चा जब हायर एजुकेशन के लिए जाता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो फीस कैसे भरेगा। अब वो फीस नहीं भर पाएगा तो माता पिता कहते हैं छोड़ दे भाई। सरकारों ने, बैंकों ने लोन चला रखे हैं, स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन। वो लोन लेने जाता है तो पता चलता है भाई गारंटी में क्या लाए हो। जमीन है, माँ बाप के पास कुछ है, घर है, कुछ है। अब माँ बाप का बहुत सारे लोगों के पास नहीं है घर, बहुत सारे लोगों के पास जमीन नहीं है। अनऑथराइज कॉलोनीज, रेगुलर कॉलोनीज, वैसे लोन नहीं मिलता मकानों पे। अब रजिस्ट्री होनी शुरू होंगी तो लोन मिलेगा। तो फिर गारंटी कौन लेगा? तो सरकार, क्योंकि जनता की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। हमने कहा आम आदमी के बच्चे की गारंटी उसकी सरकार लेगी। जमीन हो ना हो, घर गिरवी रखने के लिए हो ना हो, एक दिल्ली का आम बच्चा अपनी सरकार को गिरवी रख के लोन ले सकता है। कहेगा ये मेरी सरकार है, ये मेरी गारंटी है, मैंने गिरवी रखा है, इसको लोन दो और मैं पढ़ूंगा और चुकाऊंगा। ये मैथमेटिक्स है। इसमें तो 30 करोड़ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस देश के बच्चे बहुत ईमानदार हैं, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे और सारा का सारा लोन चुकाएंगे। इस 30 करोड़ में से तो 1 रुपए की भी खुदा करे की जरूरत ना पड़ेगी और नहीं पड़ेगी।
टीचर रेशो, इसका दुख जगदीश भाई से ज़्यादा कौन जान सकता है। इस पूरे सदन में, मैं अलग अलग विधानसभाओं में, विद्यालयों में गया हूँ और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि जगदीश भाई जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, स्टूडेंट टीचर रेशो की सबसे ज़्यादा पीड़ा झेल रही विधानसभा वो है, विधानसभा क्षेत्र वो है, वहाँ के स्कूल हैं। उनसे ज़्यादा उस पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता है और उन्होंने कई बार इस सदन में रखा है और मैं एकदम 100% सहमत रखते हुए कहता हूँ कि वहाँ काम करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे, जगदीश भाई के साथ मिलकर काम करेंगे, पूरी शिद्दत से काम करेंगे। वो उसको इसीलिए 20,000 टीचर्स की भर्ती की जा रही है, क्योंकि वो रेशो वो भी एक एक्सट्रीम है भावना जी, वो भी एक एक्सट्रीम है और वो भी दिल्ली है। कल मैं एफएम पे एक इंटरव्यू दे रहा था, वहां से रोहिणी के एक साथी ने फोन करके पूछा, देखो जी हमारे तो यहाँ से लोगों ने गलती कर दी, आपकी पार्टी का विधायक नहीं चुना। मैंने कोई बात नहीं, दिल्ली के तमाम लोगों ने उसकी भरपाई की है, रोहिणी के एक एक गली की जिम्मेदारी हमारी है, विजेंद्र भाई के साथ मिलकर। और मैंने कहा एफएम चैनल पे इंटरव्यू में मैंने कहा, उस साथी को भी भरोसा दिलाया, मैंने कहा आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, आप जाके अपने विजेंद्र भाई जो एमएलए साहब है उनको बताइए, वो मुझे बताएंगे और मैं उनकी बात सुनूंगा। ऐसा नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। तो मैं मानता हूं। और ये जो टीचर रेशो की बात कही गई है विजेंद्र भाई, कल आपने सारे स्कूलों को, जो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, जो चल रहे हैं वो, जो नहीं चल रहे हैं वो, उनकी संख्या और उनके हिसाब से, कोई काल्पनिक संख्या के हिसाब से टीचर रेशो निकाला। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रेशो दिल्ली का रेशो तो वास्तव में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बहुत खराब है और उसको ठीक करने के लिए ही हमारी सरकार कटिबद्ध है कि 20,000 टीचर्स की भर्ती जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम करके उनको उसमें लगाना चाहते हैं। भावना जी ने बात कही, भावना जी कह रही थी मेरे बारे में तो बात ही नहीं की, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात छेड़ दी। पीछे वंदना जी ने भी बोली कि ये जेंडर बजट। मैं सब साथियों से आग्रह करता हूं, एक बार अलग अलग राज्यों के, और यहाँ हमारे विधानसभा की लाइब्रेरी में बजट की पुरानी स्पीच रखी हुई है, एक बार उठा के देखिएगा। दिल्ली विधानसभा में और शायद देश में पहली बार इस तरह से किसी बजट में महिलाओं का सेक्शन अलग से रखा गया है, पूरा सेक्शन अलग से है, पूरा डिस्क्रिप्शन अलग से है बजट में, महिला का पूरा चैप्टर है उसमें। और जैसे मैंने उस दिन कहा कि स्वराज बजट है, मैं उतने ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये जेंडर बजट भी है। क्यों? क्योंकि इसमें 2,779 करोड़ रुपए की राशि बच्चों के नाम पे और महिलाओं के नाम पे अलग से खर्च करने की पूरी व्यवस्था की गई है। तो अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चीजों के जवाब आए हैं, मैं बार बार उनको दोहराना नहीं चाहता। बस गांवों की किसी ने बात कही, तो गांव तो आम आदमी पार्टी सरकार की प्रायोरिटी में है, क्योंकि जब हमने वाईफाई की बात भी करी तो हमने कहा सबसे पहले गांवों को जोड़ो। गांव जुड़ेंगे तो सरकार और जो आम आदमी के बीच का जो दूरियां हैं, जब एम गवर्नेंस से ई गवर्नेंस से जुड़ेंगे तो वो खत्म होगी। तो यही शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और एक बार उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में सहयोग दिया, पूरी दिल्ली में देश भर से ईमेल भेज कर, दुनिया भर से ईमेल भेज कर हमारे भारतीय साथियों ने और तमाम अधिकारियों ने, बहुत सारे एक्सपर्ट साथियों ने, जिन्होंने पीछे रहते हुए, गुमनाम रहते हुए इस बजट को बनाने में सहयोग दिया, मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, एक बार फिर से आभार करना चाहता हूं। और इस बात के साथ जो गोपाल भाई ने कहा कि ये तो एक शुरुआत है, ये जो बजट है अगर देखें बजट की भाषा में तो ये तो महज प्रावधान है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये उम्मीद है और मिला है मंजिल का निशान। मंजिल अभी कुछ दूर है, मेहनत करनी पड़ेगी सब लोगों को, 1 साल पूरी मेहनत करेंगे और इन सपनों को सच करके दिखाएंगे।